ये जितने भी स्पेशल प्रोविजंस हैं इनकी बातचीत की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में। कहाँ बात की गई है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में। और किन आर्टिकल्स में बात की गई है? आर्टिकल 371 से लेके 371J तक में बातचीत की गई है। बहुत सिंपल, स्पेशल प्रोविजंस की बातचीत कहाँ की गई है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में आर्टिकल 371 से लेके 371J तक में बातचीत की गई है। और ये जितने भी स्पेशल प्रोविजंस हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं सिर्फ 12 स्टेट्स को। कितने स्टेट्स को प्रोवाइड किए गए हैं? सिर्फ 12 स्टेट्स को। कौन कौन से 12 स्टेट्स हैं? महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, आसाम है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है और कर्नाटका है। बहुत सिंपल, स्पेशल प्रोविजंस की बातचीत कहाँ की गई है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में आर्टिकल 371 से लेके 371J तक में बातचीत की गई है। और ये जितने भी स्पेशल प्रोविजंस हैं ये प्रोवाइड किए गए हैं सिर्फ 12 स्टेट्स को। कौन कौन से 12 स्टेट्स हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटका। एक सवाल ये भी आता है कि ये 12 स्टेट्स को जो भी स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं इनको प्रोवाइड करने का ग्राउंड क्या है, इनको प्रोवाइड करने का बेसिस क्या है? और बेसिस या ग्राउंड्स जो हैं वो ये फॉलोइंग हैं। कौन कौन से ग्राउंड्स हैं? पहला ग्राउंड है टू मीट पर्सनल एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ बैकवर्ड रीजन्स ऑफ स्टेट्स। कुछ स्टेट्स में बैकवर्ड रीजन्स हैं, उन बैकवर्ड रीजन्स के लोगों के पर्सनल एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए, उनके पर्सनल एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए इन स्टेट्स को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे दिए गए हैं। या फिर टू प्रोटेक्ट कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल ऑफ स्टेट्स। कुछ स्टेट्स में ट्राइबल पॉपुलेशन है, उस ट्राइबल पॉपुलेशन के कल्चर को, उस ट्राइबल पॉपुलेशन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दे दिए गए हैं। या फिर टू डील विद डिस्टर्ब्ड लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन इन सम पार्ट ऑफ स्टेट्स। और ये यूजुअली देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रहती है बिकॉज बॉर्डर सिचुएशंस हैं, वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए इन स्टेट्स को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे दिए गए हैं। या फिर टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपल इन स्टेट्स। कुछ स्टेट्स में लोकल लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी उनको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। और अपन ने ये देख ही लिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी स्टेट को कोई भी स्पेशल प्रोविजन ओरिजिनली नहीं दिया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थ्रू वेरियस अमेंडमेंट्स। बहुत सिंपल सी बातचीत। एक बार फिर अपन अगर देखें तो ये जितने भी स्पेशल प्रोविजंस हैं इनकी बातचीत कहाँ की गई है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में आर्टिकल 371 से लेके 371J तक में बातचीत की गई है इन स्पेशल प्रोविजंस के बारे में। स्पेशल प्रोविजंस सिर्फ 12 स्टेट्स को दिए गए हैं। कौन कौन से 12 स्टेट्स हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटका। और ग्राउंड्स क्या हैं? एक ग्राउंड ये है कि कुछ स्टेट्स में जो बैकवर्ड रीजन्स हैं वहाँ के लोगों के पर्सनल एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए उन स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दे दिए गए हैं। या फिर कुछ स्टेट्स में ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसके कल्चर को, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस दे दिए गए हैं। या फिर कुछ स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, उस लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए उन स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दे दिए गए हैं। या फिर कुछ स्टेट्स के लोकल लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। और ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी स्टेट को कोई भी स्पेशल प्रोविजन नहीं दिया था, इनको ऐड किया गया थ्रू वेरियस अमेंडमेंट्स। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र और गुजरात के स्पेशल प्रोविजंस के बारे में। महाराष्ट्र और गुजरात को क्या स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं? पहला सवाल तो ये आता है कि महाराष्ट्र और गुजरात के स्पेशल प्रोविजंस की बातचीत कहाँ की गई है? और इसकी बात की गई है आर्टिकल 371 में। और ये जो आर्टिकल 371 है इसको ऐड किया गया था बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। कहाँ बात की गई है? आर्टिकल 371 में। और आर्टिकल 371 को ऐड किया गया था बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। आर्टिकल 371 कहता क्या है? बहुत सिंपली आर्टिकल 371 में ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को पावर दी जा रही है कि प्रेसिडेंट जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के गवर्नर को इन फॉलोइंग मैटर्स के ऊपर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं।
आर्टिकल 371 में क्या लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को पावर दी जा रही है कि प्रेसिडेंट जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के गवर्नर को इन फॉलोइंग मैटर्स के ऊपर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। कौन कौन से मैटर्स हैं? स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स, सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स को स्टैब्लिश किया जाए। कहाँ कहाँ के लिए स्टैब्लिश किया जाए? महाराष्ट्र में विदर्भा, मराठावाड़ा और रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र के लिए डेवलपमेंट बोर्ड्स को स्टैब्लिश किया जाए। ये जिम्मेदारी महाराष्ट्र के गवर्नर को कौन दे सकता है? प्रेसिडेंट दे सकते हैं। और गुजरात के केस में सौराष्ट्र, कच्छ और रेस्ट ऑफ द गुजरात के लिए डेवलपमेंट बोर्ड्स को स्टैब्लिश किया जाए। ये जिम्मेदारी गुजरात के गवर्नर को कौन दे सकता है? प्रेसिडेंट दे सकते हैं। पहला क्या है कि एक तो सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स को स्टैब्लिश किया जाए। महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ? एक तो मराठावाड़ा में, एक विदर्भा में और एक रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र के लिए। और गुजरात में कहाँ कहाँ? सौराष्ट्र, कच्छ और रेस्ट ऑफ द गुजरात के लिए। और ये जितने भी डेवलपमेंट बोर्ड्स हैं इनके वर्किंग के ऊपर, इनके कामकाज के ऊपर हर साल एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी और उस रिपोर्ट को रखा जाएगा स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने। इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि ये डेवलपमेंट बोर्ड्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। गवर्नर को और स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि ये जितने भी अबव मेंशन्ड रीजन्स हैं, इन रीजन्स में जो भी फंड्स दिए जा रहे हैं उन फंड्स का इक्विटेबल अलोकेशन हो, इक्वल अलोकेशन हो, वो भी इंश्योर करने का काम किसका है? गवर्नर का है। फिर इन फॉलोइंग रीजन्स में जो भी लोग हैं उनको स्टेट सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और उनको टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। ये भी जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नर की है। बहुत बेसिक सी बातचीत। महाराष्ट्र और गुजरात के स्पेशल प्रोविजंस की बातचीत कहाँ की गई है? आर्टिकल 371 में। आर्टिकल 371 को ऐड किया गया था बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। और क्या कहता है आर्टिकल 371? कि प्रेसिडेंट को पावर दी जा रही है कि प्रेसिडेंट जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के गवर्नर को इन फॉलोइंग मैटर्स के ऊपर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। मैटर्स क्या हैं? एक तो सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स को स्टैब्लिश किया जाए। कहाँ कहाँ के लिए? विदर्भा के लिए, मराठावाड़ा के लिए और रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र के लिए। और गुजरात के केस में सौराष्ट्र के लिए, कच्छ के लिए और रेस्ट ऑफ द गुजरात के लिए। ये जितने भी डेवलपमेंट बोर्ड्स हैं इनकी वर्किंग के ऊपर एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी और ये जो रिपोर्ट है ये रखी जाएगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने हर एक साल। गवर्नर को और भी जिम्मेदारी दी गई, जैसे ये जितने भी फॉलोइंग रीजन्स हैं इनमें फंड्स का इक्वल अलोकेशन हो, वो भी इंश्योर कौन करता है? गवर्नर। और इन रीजन्स के जो भी लोग हैं उनको स्टेट सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, ये भी इंश्योर कौन करता है? गवर्नर इंश्योर करता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाने में आपका कुछ जाएगा नहीं और यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करेगा, थोड़ा सा पुश कर देगा, तो लाइक का बटन दबा दो। इनफैक्ट कमेंट कर दो, कमेंट करके मुझे बताओ कि कैसी चल रही है पढ़ाई, अपन ठीक पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। रिव्यू दे दो, मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ, तो कमेंट करके बता दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फिर बात आती है कि नागालैंड को क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। नागालैंड के जितने भी स्पेशल प्रोविजंस हैं उनकी बातचीत की गई है आर्टिकल 371A में। कहाँ बात की गई है? आर्टिकल 371A। और इस आर्टिकल 371A को ऐड किया गया था बाय 13वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962। कहाँ बात की गई है नागालैंड के प्रोविजंस के बारे में? आर्टिकल 371A। और इस आर्टिकल 371A को ऐड किया गया था बाय 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962। और क्या स्पेशल प्रोविजंस हैं? पहला प्रोविजन है कि पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट इन फॉलोइंग मैटर्स के ऊपर नागालैंड में अप्लाई नहीं होगा अनलेस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड्स। इन फॉलोइंग मैटर्स के ऊपर पार्लियामेंट का एक्ट नागालैंड में अप्लाई नहीं होगा तब तक जब तक कि नागालैंड की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड नहीं करती है। और मैटर्स कौन से हैं? रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागाज। नागाज की रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट लेकर आ जाता है तो वो तब तक अप्लाई नहीं होगा नागालैंड में जब तक कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड नहीं करती है। नागा कस्टमरी लॉज एंड प्रोसीजर्स, नागाज के जो भी कस्टमरी लॉज हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं, उसके रिगार्डिंग अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट लेकर आ जाता है तो वो भी तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अप्रूव नहीं करती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग नागा कस्टमरी लॉज, नागा कस्टमरी लॉज से रिलेटेड जो भी सिविल और क्रिमिनल जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है
उसके रिगार्डिंग भी अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट लेकर आ जाता है तो वो भी तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड नहीं करती है। और फाइनली नागालैंड की जो भी लैंड है और जो भी रिसोर्सेज हैं उसके ओनरशिप को और उसके ट्रांसफ़र को लेके अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट लेकर आ जाता है तो वो भी तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड नहीं करती है। बहुत सिंपल। नागालैंड के प्रोविजंस की बातचीत कहाँ की गई है? आर्टिकल 371A में। और आर्टिकल 371A को ऐड किया गया था बाय 13वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962। पहला स्पेशल प्रोविजन क्या है कि इन फॉलोइंग मैटर्स के ऊपर पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट अप्लाई नहीं होगा नागालैंड में जब तक कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड नहीं करती है। फिर दूसरा स्पेशल प्रोविजन क्या है कि गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। किस केस में? लॉ एंड ऑर्डर के केस में। इंटरनल डिस्टर्बेंस के चलते लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई दिक्कत होगी तो उस केस में गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि गवर्नर जो है वो नेसेसरी स्टेप्स लें इस लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए। गवर्नर अपनी इस स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हुए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंसल्ट तो करेंगे लेकिन डिसीजन उनका इंडिविजुअल होगा और जो भी डिसीजन वो लेंगे वो डिसीजन फाइनल होगा। हालांकि ये जो भी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके लिए प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्शंस इशू करते हैं और उन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही गवर्नर काम करते हैं। गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। जब भी गवर्नर अपनी इस स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेंगे तो उस टाइम पे स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कंसल्ट तो करेंगे लेकिन डिसीजन उनका इंडिविजुअल होगा, खुद का होगा और जो भी वो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन फाइनल होगा। गवर्नर को ये भी जिम्मेदारी दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पर्पस के लिए पैसा प्रोवाइड करेगी नागालैंड के लिए वो पैसा उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाए, किसी और चीज़ में यूटिलाइज ना किया जाए। ये भी एंश्योर करने का काम किसका है? गवर्नर का है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नागालैंड के केस में। नागालैंड में एक डिस्ट्रिक्ट है युएनसेंग डिस्ट्रिक्ट। ये जो युएनसेंग डिस्ट्रिक्ट है इसका बड़ा स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्यों है? बिकॉज इंडिपेंडेंस से पहले तक इस युएनसेंग डिस्ट्रिक्ट पे किसी का अधिकार नहीं था, कोई भी इसको एडमिनिस्टर नहीं करता था, कोई भी इसको गवर्न नहीं करता था। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स ने इसको एक्सक्लूडेड एरियाज में रखा था। ये बहुत ही प्रिमिटिव ट्राइबल सोसाइटी हुआ करती थी। यहाँ पे कोई सरकार, कोई गवर्नेंस, कोई एडमिनिस्ट्रेशन होता ही नहीं था। ये वो लोग थे जो लगभग 1963 तक हंटिंग कर रहे थे, हेड हंटिंग कर रहे थे। इन बेचारे लोगों को पता ही नहीं था कि सरकार नाम की कोई चीज़ होती है, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ होती है, इनको गवर्न किया जाएगा, एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो ये बड़ा स्पेशल केस था। जब नागालैंड को इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाया गया तो इस युएनसेंग डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस ऐड किए गए। और वो स्पेशल प्रोविजंस क्या हैं? एक तो ये बोला गया कि युएनसेंग डिस्ट्रिक्ट के लिए एक रीजनल काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। और ये जो रीजनल काउंसिल है इसमें कितने मेंबर्स होंगे? 35 मेंबर्स होंगे। इस रीजनल काउंसिल का कंपोजिशन क्या होगा? इसके मेंबर्स को चूज़ कैसे किया जाएगा? उनकी क्वालिफिकेशन, उनका टर्म या रीजनल काउंसिल से रिलेटेड कोई भी अदर मैटर, उस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन लेकर आएगा? गवर्नर लेकर आएंगे। हालांकि दो चीज़ें ज़रूर बोल दी गई कि इस डिस्ट्रिक्ट का जो भी डेप्यूटी कमिश्नर अपॉइंट होगा वो इस रीजनल काउंसिल का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा और दूसरा रीजनल काउंसिल का वाइस चेयरमैन काउंसिल के मेंबर्स खुद में से किसी एक को इलेक्ट करेंगे एज वाइस चेयरमैन। बहुत सिंपल। युएनसेंग डिस्ट्रिक्ट के लिए एक रीजनल काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा जिसमें 35 मेंबर्स होंगे। इस काउंसिल से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उन मैटर्स पर रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन लेकर आएगा? गवर्नर लेकर आएंगे। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट का जो भी डेप्यूटी कमिश्नर होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा रीजनल काउंसिल का और वाइस चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्फ। फिर एक चीज़ और बोली गई कि नागालैंड का फॉर्मेशन 1963 उसके 10 साल तक मतलब 1973 तक या फिर अगर इस पीरियड को गवर्नर एक्सटेंड कर देते हैं तो उस एक्सटेंडेड पीरियड तक, और गवर्नर इस पीरियड को एक्सटेंड करेंगे रीजनल काउंसिल की रिकमेंडेशन पे। नागालैंड के फॉर्मेशन से 10 साल तक या अगर गवर्नर ने पीरियड को एक्सटेंड किया है तो उस एक्सटेंडेड पीरियड तक ये जो फॉलोइंग प्रोविजंस हैं जो कि अपन आगे पढ़ने वाले हैं वो युएनसेंग डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई होंगे। और वो प्रोविजंस क्या हैं?
देखो पहला प्रोविजन है कि डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है, गवर्नर के हाथ में है। यूएन सेंग डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है, गवर्नर के हाथ में है। इनफैक्ट ये भी बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पैसा भेजेगी नागालैंड के लिए, उस पैसे को, उस फंड को यूएन सेंग डिस्ट्रिक्ट और रेस्ट ऑफ द नागालैंड के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो भी कौन डिसाइड करेगा, गवर्नर डिसाइड करेंगे। और ये गवर्नर के डिस्क्रिशन के ऊपर है। सोचो यूएन सेंग डिस्ट्रिक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। एक तो बोला गया कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन कैरी आउट करेगा, गवर्नर कैरी आउट करेंगे। दूसरा यहाँ तक बोल दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पैसा भेजेगी नागालैंड के लिए, उस पैसे को यूएन सेंग डिस्ट्रिक्ट और रेस्ट ऑफ द नागालैंड के बीच में कैसे डिवाइड किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो कौन डिसाइड करेंगे, गवर्नर डिसाइड करेंगे। और गवर्नर ये डिसीजन लेते हैं अपने डिस्क्रिशन पे। नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी एक्ट इस यूएन सेंग डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई नहीं होगा अनलेस द गवर्नर डायरेक्ट्स। जब तक गवर्नर अलाउ नहीं करेंगे तब तक नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी एक्ट इस यूएन सेंग डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई नहीं होगा। और गवर्नर अलाउ कब करेंगे, गवर्नर अलाउ कर देंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रीजनल काउंसिल। मतलब गवर्नर भी यहाँ पहले रीजनल काउंसिल से पूछेंगे, उसके बाद कोई नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली का एक्ट इस यूएन सेंग डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। गवर्नर को ये भी पावर दी गई कि वो यूएन सेंग डिस्ट्रिक्ट के पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए कोई भी रेगुलेशन लेकर आ सकते हैं। इनफैक्ट गवर्नर को यहाँ तक पावर दे दी गई कि पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट इस डिस्ट्रिक्ट में कुछ अमेंडेड फॉर्म में अप्लाई होगा या पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होगा, ये भी डिसाइड कौन कर सकते हैं, गवर्नर डिसाइड कर सकते हैं। नागालैंड की स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक मिनिस्टर ऑफ यूएन सेंग डिस्ट्रिक्ट होगा। एक मिनिस्टर ऑफ यूएन सेंग डिस्ट्रिक्ट को अपॉइंट किया जाएगा इन दी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये जो मिनिस्टर ऑफ यूएन सेंग डिस्ट्रिक्ट होगा ये अपॉइंट किया जाएगा फ्रॉम मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग यूएन सेंग डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यूएन सेंग डिस्ट्रिक्ट से जो भी मेंबर्स आते हैं इन दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनमें से किसी एक मेंबर को एज अ मिनिस्टर ऑफ यूएन सेंग डिस्ट्रिक्ट अपॉइंट किया जाएगा इन दी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस डिस्ट्रिक्ट को लेके जितने भी मैटर्स हैं उन मैटर्स में फाइनल डिसीजन किसका होगा, गवर्नर का होगा। और गवर्नर इस फाइनल डिसीजन को लेंगे अपने डिस्क्रिशन पे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो नागालैंड की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में यूएन सेंग डिस्ट्रिक्ट से मेंबर्स जा रहे हैं, इन मेंबर्स के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ यूएन सेंग डिस्ट्रिक्ट। इनको इलेक्ट करके भेजते हैं रीजनल काउंसिल के मेंबर्स। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं नागालैंड के केस में अपन ने क्या बात करी है। देखो सबसे पहले हमने बात ये की कि नागालैंड के जो स्पेशल प्रोविजंस हैं उनकी बातचीत की गई है आर्टिकल 371A में। और इस आर्टिकल 371A को ऐड किया गया था बाय 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962। पहला प्रोविजन क्या है कि इन फॉलोइंग मैटर्स के ऊपर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नागालैंड में अप्लाई नहीं होगा अनलेस द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड्स। और ये फॉलोइंग मैटर्स जो हैं वो नागाज के रिलीजियस, सोशल प्रैक्टिसेस, कस्टमरी लॉस से रिलेटेड है और एक फिर लैंड और रिसोर्सेज की ओनरशिप और ट्रांसफर से रिलेटेड है। मतलब इन मैटर्स पे अगर कोई पार्लियामेंट का एक्ट लाया गया तो तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अप्रूव नहीं करती है। गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। इंटरनल डिस्टर्बेंस के चलते अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत होती है तो उसको मेंटेन करने की, मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी, गवर्नर की। और गवर्नर अपनी इस जिम्मेदारी को निभाते हुए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कंसल्ट तो करेंगे लेकिन डिसीजन उनका खुद का होगा और जो भी वो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन फाइनल होगा। गवर्नर को ये भी जिम्मेदारी दी गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पर्पस के लिए नागालैंड को पैसा दे रहा है उस पर्पस के लिए ही वो पैसा यूज़ किया जाए, ये भी इंश्योर करने का काम किसका है, गवर्नर का। जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नागालैंड की यूएन सेंग डिस्ट्रिक्ट। इस यूएन सेंग डिस्ट्रिक्ट के लिए एक रीजनल काउंसिल को इस्टेब्लिश किया जाएगा। रीजनल काउंसिल में कितने मेंबर्स होंगे, 35 मेंबर्स होंगे। इस रीजनल काउंसिल को लेके जितने भी मैटर्स हैं उन मैटर्स पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की पावर किसकी, गवर्नर की है। लेकिन हाँ, दो चीज़ें हैं। एक तो इस डिस्ट्रिक्ट का जो भी डेप्यूटी कमिश्नर होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट रीजनल काउंसिल का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएगा और वाइस चेयरमैन को इलेक्ट किया जाएगा बाय द मेंबर्स फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्फ। फिर कुछ और प्रोविजंस दिए गए कि नागालैंड के फॉर्मेशन के 10 साल तक या फिर अगर इस पीरियड को गवर्नर एक्सटेंड कर दें तो उस एक्सटेंडेड पीरियड तक ये जो फॉलोइंग प्रोविजंस हैं जो नीचे आने वाले हैं
वो यूएनसेंग डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई होंगे। क्या क्या प्रोविजंस हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट किसके हाथ में है? गवर्नर के हाथ में है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पैसा भेजेगी नागालैंड के लिए, उस पैसे को यूएनसेंग डिस्ट्रिक्ट और रेस्ट ऑफ द नागालैंड में कैसे डिवाइड किया जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो भी डिटरमाइन कौन करेंगे? गवर्नर डिटरमाइन करेंगे। नागालैंड की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी एक्ट यूएनसेंग डिस्ट्रिक्ट पर तब तक अप्लाई नहीं होता जब तक कि गवर्नर अप्रूव नहीं करते हैं। गवर्नर जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट के पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए कोई भी रेगुलेशन लेकर आ सकते हैं। इनफैक्ट गवर्नर को ये भी पावर है कि वो बोल सकते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट या तो अमेंडेड फॉर्म में अप्लाई होता है या अप्लाई होता ही नहीं है। स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक मिनिस्टर ऑफ यूएनसेंग डिस्ट्रिक्ट होगा जो कि उन मेंबर्स में से अपॉइंट किया जाएगा जो कि यूएनसेंग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उन पे फाइनल डिसीजन किसका होगा? गवर्नर का होगा, और गवर्नर ये डिसीजन अपने डिस्क्रिशन पे लेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि ये जो मेंबर्स भेजे जा रहे हैं यूएनसेंग डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, इनको लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, इनको भेजते हैं रीजनल काउंसिल के मेंबर्स। और फिर इसके बाद बात आती है प्रोविजंस फॉर आसाम एंड मणिपुर के बारे में। आसाम के जो स्पेशल प्रोविजंस हैं उनकी बातचीत की गई है आर्टिकल 371 में। कहाँ बात की गई है? आर्टिकल 371 और इस आर्टिकल 371 को ऐड किया गया था बाय 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1969। आर्टिकल 371 में क्या कहा गया कि प्रेसिडेंट को पावर दी जा रही है कि प्रेसिडेंट जो है वो एक कमेटी ऑफ आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली को क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो कमेटी ऑफ आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली है, इट मे कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम द ट्राइबल एरियाज ऑफ स्टेट एंड सच अदर मेंबर्स एज द प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई। अच्छा, आसाम में ट्राइबल एरियाज कितने हैं उनकी बातचीत कहाँ की गई है? 6th शेड्यूल में की गई है। ये अपन ने बहुत ढंग से पढ़ा हुआ है, होपफुली आपको याद होगा। ये जो कमेटी ऑफ आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसका काम होगा कि इन ट्राइबल एरियाज के बेहतरी के लिए काम करे। ये पावर दी गई 371 में प्रेसिडेंट को कि वो कमेटी ऑफ आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इस कमेटी में एक तो आसाम के जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ से जो मेंबर्स इलेक्ट होके आ रहे हैं उनको हिस्सा बनाया जाएगा, और प्रेसिडेंट अगर किसी को हिस्सा बनाना चाहते हैं तो किसी अदर मेंबर को भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर मणिपुर के स्पेशल प्रोविजंस उनकी बात की गई है आर्टिकल 371 में, और इस आर्टिकल 371 को ऐड किया गया था बाय 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। और इस आर्टिकल 371 में क्या लिखा गया? एक तो प्रेसिडेंट को पावर दी गई कि प्रेसिडेंट जो है वो एक कमेटी ऑफ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और इसमें मणिपुर के हिल एरियाज से जो भी मेंबर्स इलेक्ट होके आ रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको हिस्सा बनाया जाएगा। और हिल एरियाज कौन से हैं ये भी कौन बताता है? ये भी प्रेसिडेंट बताते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को बोल सकते हैं और गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं टू सिक्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कमेटी। ये जो कमेटी ऑफ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई है, इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को एंश्योर करने के लिए गवर्नर के ऊपर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा सकती हैं बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को एक एनुअल रिपोर्ट भेजेंगे ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिल एरियाज। ये जो भी हिल एरियाज हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजी जाएगी। कौन भेजेंगे? गवर्नर भेजेंगे। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को यूज़ करते हुए स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस इशू कर सकती है ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिल एरियाज। स्टेट में जो भी हिल एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से कैरी आउट किया जाए उसके रिगार्डिंग डायरेक्शंस स्टेट गवर्नमेंट को कौन दे सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। बहुत सिंपल। मणिपुर के स्पेशल प्रोविजंस की बातचीत कहाँ की गई है? आर्टिकल 371 में बातचीत की गई है, और इस आर्टिकल 371 को ऐड किया गया था बाय 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। और क्या लिखा गया है? एक तो प्रेसिडेंट को पावर दी गई कि वो एक कमेटी ऑफ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिसके मेंबर्स होंगे स्टेट के हिल एरियाज के इलेक्टेड मेंबर्स। प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि वो इस कमेटी के प्रॉपर फंक्शनिंग को एंश्योर करें। गवर्नर की जिम्मेदारी है कि वो हिल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक एनुअल रिपोर्ट भेजते हैं प्रेसिडेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई
कि वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स के तहत स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्शंस इशू कर सकती है और बता सकती है कि कैसे हिल एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। और इसके साथ आज के स्पेशल प्रोविजंस की बातचीत अपनी ख़त्म हो गई। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, आगे की बातचीत अपन आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।